हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो सेशन है ये है बैकलॉग एक्सप्रेस। वेक्टर अलजेब्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं मेधावी में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं मेधावी में। रिसेंटली हम लोगों ने फिनिश किया है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो ये सेशंस तो अभी अभी हमने कंप्लीट किए, तो इनके रिवीजन की सच इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी पहले कंप्लीट किया है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर इन मेजरमेंट, ये हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट किया है। तो आप में से कुछ बच्चों को रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ बच्चों ने मेधावी अभी फॉलो किया है। अगर आप अपने ऐसे किसी दोस्त को जानते हैं जिसने मेधावी को रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है और वो स्ट्रगल कर रहा है पिछले चैप्टर्स को कवर करने में, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं रिवाइज भी करवा रहा हूंगा आपको, और जो कुछ भी मैंने आपको डीपीपी में क्वेश्चंस दिए थे उनका अभी मैं डिस्कशन भी कर रहा हूंगा, एक क्विक डिस्कशन, ताकि हमारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाए और क्वेश्चंस भी हो जाए। तो प्रैक्टिस भी होगी, थ्योरी का रिवीजन भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, आप सभी लोगों को मालूम है मेधावी का टाइम टेबल। अगर अभी तक आप लोगों ने रिमाइंडर सेट नहीं किया है, यू हैव टू सेट द रिमाइंडर फॉर एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM पर हम लोग मुलाकात कर रहे होते हैं, ताकि हम फिजिक्स को नेक्स्ट लेवल पर विजुअलाइज कर सकें और 22 में हम अपने फतेह का झंडा लहरा सकें। ठीक है जी। आप सभी मुझे जानते हैं, आई एम महेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इसका टेलीग्राम चैनल जो है वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे लिंक इसका, उस पर आप जरूर जाकर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप अपना परफेक्ट स्टडी बडी बना सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्लस तो, लेकिन अगर आप प्लस अफोर्ड कर सकते तो इससे बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेधावी प्लस बैच आपके लिए आने वाला है, जो कि 22 अक्टूबर से लाइव होने जा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करके, लाइव क्लासेस लेके, रेज हैंड करके, अपना डाउट पूछ के, लाइव डाउट सॉल्विंग इंजन का बेनिफिट ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज होगी, उसकी एनालिसिस होगी, और क्या चाहिए रैंक के लिए, ये सब काफी है। तो प्लस अगर प्लान करते हैं MS लाइव कोड के साथ 3000 रुपीज पर मंथ, और अगर आइकॉनिक प्लान करते हैं तो 5000 रुपीज पर मंथ आपको MS लाइव कोड के साथ यहां पर चले जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन में दोस्तों। थोड़ा सा जल्दी रहेगी क्लास, क्योंकि रिवीजन की क्लास है, पढ़ा मैं पहले ही चुका हूं। एक क्विक रिवीजन कर रहे होंगे, पहले से यहां पर चीजें लिखी हुई है। वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पर हो तो उनके एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडर द रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। और जहां पर tan अल्फा यानी कि एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ a इज अल्फा होता है, और ये tan अल्फा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा है। याद रखना, ये जो एंगल अल्फा है ये मेड बाय r किसके साथ, तो विथ a। ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। फिर अगर हमें बात करना हो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की, यानी कि a में से b को अगर माइनस करना हो तो b वाले वेक्टर को फ्लिप मार के उसको नेगेटिव बना दो। b को फ्लिप करके आपने माइनस भी बना दिया। एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कंसीडर होगा। तो यहां पर डिफरेंस के फॉर्मूले में बस इतना चेंज होता है, यहां आ जाता है a² + b² - 2ab cos थीटा। और अगर आप लोग यहां पर लिखेंगे tan अल्फा तो वो हो जाएगा, ऊपर तो b sin थीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो हो जाएगा a - b cos थीटा, एंड हियर इज दिस एंगल अल्फा। बेटा यहां पर भी ये अल्फा किसके साथ है, यहां पर भी अल्फा, सेम चीज है। एंगल मेड बाय r विथ a, सेम यहां पर कहानी है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इन दोनों फॉर्मूले पर फोकस करना, इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहानी हमारी है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जब हम लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, 1.5 घंटे की एक क्लास करी, बट यहां पर मैं उन्हीं चीजों को आपके सामने रख रहा हूं जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे, जिनसे आप चीजों को बेहतर तरीके से सीखेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स आपको यहां पर गिवन हो a और b, तो जो b का यहां पर क्या होता है, कंपोनेंट होता है बेटा। b का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, b cos थीटा। सो b का कंपोनेंट अलोंग a, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहां से इस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। यानी कि a और b अगर आपको गिवन है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट करके उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो बेटा आपको cos थीटा मिल जाता है, और cos थीटा अगर आ गया तो अल्टीमेटली आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल 3 इस्तेमाल है यहां पर डॉट प्रोडक्ट के। एक टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दूसरा यहां पर टू गेट दी
कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर, तो कंपोनेंट ऑफ बी आप निकाल सकते हैं अलोंग ए, या फिर आप कंपोनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं अलोंग बी। अगर कंपोनेंट ऑफ बी यानी कि बी कॉस थीटा निकालना है अलोंग ए, तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका भी हम यहां पर क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है सर ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी साइन थीटा। इसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम नाम एक और रखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोस्तों ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप आपको बताता है डायरेक्शन, जिसको कैलकुलेट करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। और मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए बताया था कि आपके पास इस तरह की दो पेन होनी चाहिए, ठीक है। एक ये रही बेटा ब्लू और एक ये रही ऑरेंज। ब्लू वाली को रखा आपने ए की तरफ, ऑरेंज वाली को रखा आपने बी की तरफ। तो अपनी राइट हैंड की उंगलियां रखो ब्लू वाली पर और इनको कर्ल कर दो ऑरेंज की तरफ। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप देखेंगे तो सर ये जो आपको दिख रही है दोनों की दोनों जो पेन हैं बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। दिस पेन्स आर लाइंग इन दी एक्स वाई प्लेन। लेकिन जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो अंगूठा आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए एंड बी। ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है जेड में, यानी कि परपेंडिकुलर में। तो बेटा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए एंड बी होता है, साथ ही साथ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए होता है और परपेंडिकुलर टू बी भी होता है। एक और चीज, ए क्रॉस बी कैन नेवर बी बी क्रॉस ए। यहां पर माइनस का एक रिलेशन होगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। कैसे? इधर देखो, ये आपके पास ए है और ये बी है। ए पर उंगलियां रखी, बी की तरफ घुमा दी, ए पर उंगलियां रखी, बी की तरफ घुमा दी, अंगूठा स्क्रीन से बाहर की तरफ यानी कि आपकी तरफ, तो आप क्या बोलोगे? ये प्लस के कैप में है। लेकिन अगर बी पर रखा और ए की तरफ घुमाया, अंगूठा ऑपोजिट जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, स्क्रीन की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस के। तो डायरेक्शन यहां पर अलग अलग हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का ए बी साइन थीटा। तो ये बात आप यहां पर विशेष थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। सवाल करते हैं तो ये क्वेश्चन मैं आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूं। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास इटसेल्फ, बट फिर भी देखिए जरा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस बेटा, है ना। इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं, चलो ये आपको दिया है b, तो आपसे पूछा है a cos थीटा अलोंग वेक्टर b कितना होगा, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेटा अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, a cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हम पढ़ते हैं सर a का डॉट b के साथ करो, नीचे b डाल दो। लेकिन ये केवल क्या बताएगा? ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या है बेटा? ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है। अब चलते चलो सवालों के जरिए सारी बातें सिखाते हैं। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। यहां पर अगर आपको डायरेक्शन वाइज चाहिए a cos थीटा विथ डायरेक्शन, तो फिर आप लिखोगे सर a डॉट b, नीचे b, और यहां पर कहां पर आएगा? a का कंपोनेंट अलोंग b यानी कि b की डायरेक्शन में, तो यहां पर b का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा और b के यूनिट वेक्टर का मतलब है, b के यूनिट वेक्टर का मतलब है यहां पर b वेक्टर डिवाइडेड बाय b। सो दोस्तों वैल्यूज रखो एंड रिजल्ट को सॉल्व कर दो। तो यहां पर हम रखेंगे सर वेक्टर a यानी कि 3i प्लस 4j डॉट करके हम लिखेंगे सर i प्लस j, एंड नीचे यहां पर हो जाएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यानी कि √2। इस पूरे को हमने बड़े डब्बे में डाला। यहां पर आप वेक्टर लिखेंगे i k प्लस j k और नीचे आपका आ जाएगा सर √2। कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है सर, 7 डिवाइडेड बाई 2 i k प्लस j k, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। √2 2 हो जाएगा, i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, बाकी सभी के साथ 0 हो जाता है। ये बेसिक बातें आप जानते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन है, सब लोगों ने पढ़ रखा है, तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको फास्टेस्ट तरीके से, ताकि इस 1-1.5 घंटे में 2 चैप्टर का रिवीजन हम कंप्लीट करके आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। चलो सवाल है, फोर्स आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट मेरा इनिशियल हुआ और ये पॉइंट मेरा फाइनल हुआ,
ठीक है। द वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा? अब आपको सिखाया था कि वर्क डन जो है वो होता है एफ डॉट एस, जहां पर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हो दोस्तों तो ये होता है ना, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है सर, ये बी लिखा ना, तो इस एस फाइनल को क्या लिखोगे? बी के कोऑर्डिनेट, यानी कि माइनस का 2i केप होगा, प्लस का 0j होगा और प्लस का 6k होगा। कभी भी अगर ये लिखे हो ना -2,0,6, इसका मतलब ये x में है, ये y में है और ये z में है। इस तरह से बनाते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं एस इनिशियल वेक्टर, ठीक है। एस इनिशियल वेक्टर को क्या लिखेंगे? यहां पर देखो 8 लिखा है तो 8i केप हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2j हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3k। अब आपको क्या करना है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। सो दोस्तों फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, -2 में से 8 को माइनस करोगे, माइनस का 10i बन रहा होगा। फिर यहां पर 0 में से -2 को माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस, यहां पर 2j हो रहा होगा। और यहां पर 6 माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 9k हो जा रहा है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, एस वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। डायरेक्ट करते हैं सर। 3 मल्टीप्लाई बाई 10, यहां पर आएगा सर माइनस का 30, वेरी गुड। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, माइनस का 4, वेरी गुड। और प्लस का 9 प्लस का 4, यहां पर प्लस का आएगा 36, -34 प्लस 36, आंसर आ रहा है 2 यूनिट। ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। सिंपल है, सिंपल है। आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, बाकी सारी चीजों को आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए मूव ऑन करते जाना है बच्चों, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्टिंग एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट एट द ओरिजिन of the coordinate system simultaneously, these are some forces। ये कुछ 4 फोर्सेस हैं जो किसी पार्टिकल के ऊपर ओरिजिन पर एक्ट करना शुरू करते हैं। आपसे पूछा है द पार्टिकल विल मूव। सबको जोड़ दो बेटा, सबको जोड़ दो। आई को एक साथ जोड़ते हैं, 4i प्लस 5i 1i, है ना। तो यहां पर आप देखो जरा, इसको देखो, ये बनेगा क्या बेटा? यहां पर माइनस का 3i, माइनस का 4i, माइनस का 7i और यहां पर प्लस का i और यहां पर प्लस का 2i। तो i तो हो गया 0। इन सारे वेक्टर्स को जोड़ रहा हूं अगर मैं i को एक साथ, तो बेटा मुझे 0i केप मिल रहा है। j पे बात करते हैं, j पे सर यहां पर माइनस का 5 है, यहां पर माइनस का 3 है, -8 हुआ, ये आपस में तीनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 4j बचेगा, प्लस का 4j बच गया। सर k वाले को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर कितना है सर? ये 7 और 2 9 है, ये 6 और 5 11 है, यानी कि भाई ये 11k बन रहा है। ये दोनों ऐड होके माइनस के 9k बन रहे हैं, तो प्लस का 2k बचेगा। ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये yz प्लेन में मूव करने लगेगा। yz प्लेन में मूव करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है बेटा, तो फोर्स इन द x डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 0, बट फोर्स इन द y डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 4 यूनिट एंड फोर्स इन द z डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 2 यूनिट। तो y डायरेक्शन का फोर्स और z डायरेक्शन का फोर्स इसको yz प्लेन में मूव करवाएगा। x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो x में मूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा x डायरेक्शन में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वैसे सोचना था। नाउ यहां पर लिखा हुआ है 3 वेक्टर्स A, B, C satisfy the relation A dot B is equals to 0, यानी कि आपका डेफिनेटली A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर होगा, एंड A dot C is also 0, यानी कि A वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। तो डेफिनेटली यहां पर B वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू C, यानी कि ऑल द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वेक्टर A किसके पैरेलल होगा, है ना? अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे। ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सर अगर हम B का क्रॉस C के साथ करेंगे, सर हम अगर B का क्रॉस C के साथ अगर करेंगे तो इसकी डायरेक्शन I के साथ आ जाएगी? अरे समझो, यहां पर ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, और इस तरफ तुम्हारा ये I हो गया, ये वाला पेन, ठीक है, ये मोटा वाला पेन। तो यहां पर B पर उंगलियां रख के C की तरफ घुमाओ तो ये घूमेगी ऐसी, अंगूठा जाएगा इधर, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि सर A पैरेलल होगा B क्रॉस C के। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, एंगल
बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर आपको दिया है और इनके बीच का एंगल, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? कॉन्सेप्ट लगाओगे सर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a का डॉट b के साथ करोगे डिवाइडेड बाय यहां पर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। बिफोर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड आपका पहला काम होना चाहिए टू गेट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं सर, -2i का i के साथ होगा, रिजल्ट आएगा ऊपर -2। सर +3 का +2 के साथ आंसर आएगा सर प्लस का 6, प्लस k का -4 के साथ आंसर आएगा -4। सर नीचे चाहे जो भी a हो चाहे जो भी b हो, ऊपर 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय a डॉट b। जब cos थीटा तुम्हारा 0 आता है तो वो आता है cos 90 डिग्री पर। दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री। आगे बढ़ो दोस्तों, राइट। मोहब्बत बताते जाना अपनी कि कितना मजा आ रहा है, कमेंट्स करते जाना एंड डू लेट मी नो कि भैया इस तरह के रिवीजन सेशन आप प्लान करते रहिए हमेशा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A, B, C and D आर गिवन टू यू, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी आर। अब डिस्प्लेसमेंट ए बी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट सी डी का मतलब क्या, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल। डिस्प्लेसमेंट ए बी का मतलब ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी फाइनल पॉइंट हो गया, तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। समझो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इतनी सी बात ध्यान रखो। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर ए बी लिखा है तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। ए बी वेक्टर लिखते, देखो ए बी वेक्टर लिखते, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, है ना। ए बी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, 4 में से 3 जाएगा सर आई के बचेगा, 5 में से 4 जाएगा सर जे के बचेगा, और सर 6 में से 5 जाएगा सर के बचेगा। क्या बात है, खूबसूरत। सी डी वेक्टर का मतलब है सी इनिशियल हो गया, डी फाइनल हो गया, तो बेटा यहां डी में से सी को माइनस कर दो। सर ये रहा डी, 4 आई के पे लेकिन 7 आई के पे, तो 4 में से 7 जाएगा तो आप लिखोगे सर सी डी वेक्टर को -3 आई के। बहुत बढ़िया। फिर 6 जे में से 9 जे जाएगा तो बचेगा बेटा -3 जे। अब यहां पर 0 है, अरे कुछ नहीं है तो लिख दो ना 0 के, तो 0 में से अगर इसको हटाओगे तो माइनस का क्या आएगा सर 3 के। तुम्हें समझ में आ रहा है सर ये एंटी पैरेलल हो गए। अरे सी डी वेक्टर इज नथिंग बट -3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, और ये जो मल्टीप्लायर है ये कैसा है, ये नॉन जीरो है। ये मल्टीप्लायर कैसा है, नॉन जीरो है, नेगेटिव नंबर है। नॉन जीरो नेगेटिव स्केलर है तो कहानी क्या कर देगा, ये एंटी पैरेलल कर देगा। कहानी क्या कर देगा, एंटी पैरेलल कर देगा। चमका कि नहीं चमका सवाल एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आउट ऑफ एडिशन, subtraction and dot product and cross product, the following options are commutative. dot and cross product commutative होते हैं, subtraction and addition commutative होते हैं बेटा, subtraction cross product commutative होते हैं, addition and dot product commutative होते हैं। commutative का मतलब है a प्लस b करो या b प्लस a करो, रिजल्ट सेम आएगा। a डॉट b करो या फिर b डॉट a करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एडिशन और आपका डॉट प्रोडक्ट बेटा, बाकी चीजें नहीं करते हैं, ठीक। नाउ ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, नेट वर्क डन निकाल लो, है ना। सेम टू सेम सवाल है, वर्क डन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फाइनल वेक्टर है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। इन दोनों फोर्सेस को क्या करो बेटा, ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करके आप क्या निकाल सकते हैं, एफ नेट निकाल सकते हैं। तो एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट द वर्क डन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 9 जूल विल बी दी आंसर। 9 जूल आना चाहिए, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आपको मैंने आंसर की में आंसर दिया हुआ है, उसके साथ मैच कर लेना, ठीक है। चलिए कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A1 एंड A2 आर द टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि इनके बीच में कुछ न कुछ एंगल होगा। ये A1 यूनिट वेक्टर है तो यहां पर आपका A2 यूनिट वेक्टर कहीं इधर होगा, हैविंग सम एंगल बिटवीन देम। इस एंगल थीटा का वैल्यू कैसा होगा बेटा, नॉन जीरो। ये कहने का मतलब है नॉन कोलिनियर का। अगर A1 प्लस A2 इज √3 देन बताइए वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2 डॉट 2A1 A2 इज। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम लोगों को मालूम है कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। और मैंने क्लास में पढ़ाया था कि व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अगर उनका रिजल्टेंट √3 हो, आंख बंद करके एंगल थीटा 60 डिग्री ले लो।
आंख बंद करके एंगल क्या ले लो, 60 डिग्री ले लो। अब कर दो सॉल्व। a1 का डॉट a1 के साथ करोगे 2a1 स्क्वायर आएगा, फिर a1 का a2 के साथ करोगे तो प्लस आ जाएगा सर a1 का डॉट a2 के साथ, फिर a2 का a2 के साथ करोगे माइनस 2a1 a2, ठीक है, डॉट के साथ बेटा, और a2 का a2 के साथ करोगे तो माइनस का a2 स्क्वायर। अब बेटा जी ये बनेगा 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर बन रहा है सर a1 का डॉट a2 के साथ, और माइनस बन रहा है सर 1 का स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा सर a1 a2 cos ऑफ थीटा। दोस्तों यहां पर ये 1 माइनस ये भी 1, ये भी 1, यूनिट वेक्टर है ना, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, डायरेक्ट थीटा हमने निकाल लिया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1/2। खत्म करो सवाल। क्या होता है व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस और आपको मालूम है यार कि मुझे यही रिजल्ट दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग यही बात बननी है, तो फिर क्यों हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करें। हमें स्मार्ट लर्निंग करनी है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और उन केसेस को फिर हम हमारे नोट्स में नोट डाउन करके रखे स्पेशल पॉइंट्स के अंतर्गत। क्लास में पढ़ाया है मैंने 3 स्पेशल थीटा पढ़ाए थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, याद करो आप। उसमें से एक केस हो गया, यहां पर डायरेक्ट कर लिया। अब कोई बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता कि यहां पर a प्लस बी का पहले फॉर्मूला लगाता, फिर पूरे का होल स्क्वायर करता, उसके बाद फिर सॉल्व करता। करते रहो तुम, 1 मिनट उसी में लगा दोगे थीटा निकालने में। हमने थीटा डायरेक्ट लिख लिया, बाकी 10 सेकंड में बाकी कैलकुलेशन कर ली, 15 सेकंड में काम खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही तो हम अहेड ऑफ द कर्व होंगे बाकियों से। यही तो सीखने वाली बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस इज, क्या लिखा है इससे परपेंडिकुलर, अरे ये किस में है, आई और जे लिखा, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में हो गया ये वेक्टर, है ना। सर कैसे पहचानते एक्स वाई प्लेन, अरे भाई आई का मतलब इधर 4 और माइनस जे का मतलब इधर 3, तो ये कहां पर हो गया, एक्स वाई प्लेन में। इससे परपेंडिकुलर तो क्या होगा, केवल एक ही चीज हो सकती है, वो के कैप वाला वेक्टर। डायरेक्ट आंसर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर a क्रॉस b is equals to √3 times of a dot b, then the value of a plus b is, अच्छा a प्लस बी का वैल्यू जब हम ओपन करते हैं तो a स्क्वायर आता है प्लस b स्क्वायर आता है, प्लस आता है सर 2ab cos ऑफ थीटा होल टू द पावर 1/2। कुल मिलाकर इस cos थीटा की जरूरत है हमें। किसकी जरूरत है बेटा, इस cos थीटा की जरूरत है। रिलेशन हमको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a cos b यानी कि ab sin थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ab cos ऑफ थीटा। वेरी गुड, ab से ab कैंसिल आउट किया तो tan थीटा का वैल्यू आ रहा है √3। tan थीटा √3 कहां पर आता है बेटा, tan 60 डिग्री पर, और अगर थीटा तुम्हारा 60 डिग्री हो गया तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अगर यहां तो 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका ये, रिजल्ट आ जाएगा ये। Isn't it everybody? क्लियर है सभी लोगों को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट दिस ऑप्शन ए। वेरी वेरी सिंपल। कितना क्विक कर रहे हैं क्योंकि पढ़ रखा है, और जो लोगों ने पढ़ रखा है उनका एक क्विक रिवीजन हो जा रहा है। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। डेफिनेटली आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए इस बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे काम था लेकिन बावजूद उसके मैंने पहले आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करी, आप लोगों को तक कंटेंट पहुंचाना जरूरी था। बाद में मैंने कहा यार अपने सारे काम करे जाएंगे, ठीक है। चलिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. The angle between the forces is, डायरेक्ट करेंगे सर 90 डिग्री, ऐसा होगा क्या? देखो मैं बताता हूं। एक यहां पर है, अगर ये 5 है तो ये रिजल्टेंट यहां पर है, ये क्या है बेटा, ये रिजल्टेंट है, स्मॉलर से मैग्नीट्यूड में बड़ा, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा वाला रिजल्टेंट आ गया आपका, ठीक है। ये 5 है तो ये 10 है। इनके बीच का एंगल अगर चाहिए ना बेटा तो ये 90 डिग्री तुमने अगर कहा तो ये गलत आंसर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिखाया था क्लास में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन दे जॉइन, कैसे बताओ, व्हेन दे जॉइन टेल टू टेल, यहां पर ऐसा होगा। ये 5 हो गया बेटा। अगर ये कितना है, 90 है, ये 5 है, ये 10 है, तो तुम इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। लिखा है ना यहां पर, 1 डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड,
वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। मैं इस एंगल को अगर अननोन एंगल कहूँ थीटा, तो तुम्हें बेस पता है, तुम्हें हाइपोटेनियस पता है, तुम लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा यहाँ पर इसका वैल्यू 1/2 आ गया, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल राजा बेटा 120 आ जाएगा। हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Whenever you have to answer angle between the two vector, it is very important that कि आप लोग उन एंगल्स को आंसर करें when the vectors are joined either tail to tail or they join head to head। इस बात को विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज चीजें छोटी छोटी होंगी और गलतियां बड़ी हो जाएंगी। ठीक है। Now shown here there are velocity and acceleration। ठीक है, velocity acceleration दिखाया गया है for an object in the several different types of the motion, in which case object is slowing down and turning to the right। ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन एंड टर्निंग टू द राइट। वेरी सिंपल केस है बेटा। ये तभी संभव है जब एक्सलरेशन, देखो वेलोसिटी से अगर ऑपोजिट एक्सलरेशन है तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि पार्टिकल स्लोइंग डाउन होगा। पहली चीज समझ में आई। और राइट टर्न करने के लिए, कैसा टर्न करने के लिए, राइट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए यह जरूरी है कि यहां पर, है ना। अब देखो ये वाली वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गए, तो एक ही ऑप्शन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर ये इसको स्लोइंग डाउन भी करेगा और ये इसको टर्निंग भी कर देगा। इजंट इट एवरीबॉडी? क्लियर है सब लोगों को? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। फिर ये तो हमने क्लास में किया था ऑलरेडी, वी हैड डन दिस, है ना। आंसर शायद हाँ 2 हाँ, मैग्नेटिक फोर्स वाला है ना, वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हाँ बिल्कुल आंसर आ जाएगा, यस 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, मतलब ये हमने क्लास में किया था। दिस इज ऑलरेडी डन इन द स्पेशल क्लास, तो ये भी हमने कर लिया था बेटा। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है इस तरह से, अगर आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। पूरा वेक्टर अलजेब्रा आपकी आंखों के सामने रिवाइज हो गया, सारे डीपीपी के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी कर दिए। तो कितना क्विक हमने काम किया, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का हमारा ये काम हुआ, और इस 20-25 मिनट में पूरा वेक्टर अलजेब्रा रिवाइज भी हो गया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्वेश्चंस के साथ। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, यूनिट क्यों जरूरी, ये सारी चीजें रिवीजन के काम की नहीं है। जहां से सवाल बनते हैं फोकस वहां पर कर लेते हैं सर डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म्स में, अगर आप फंडामेंटल्स की टर्म्स में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उन फंडामेंटल जो यूनिट्स है या फंडामेंटल जो डायमेंशंस हैं उनकी कितनी पावर के रिक्वायरमेंट है। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मास की कितनी पावर चाहिए, लेंथ की कितनी पावर चाहिए, टाइम की कितनी पावर चाहिए, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है आपका लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी गुड। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। इसमें मास नहीं है, लेंथ 1 है और टाइम -1 है। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम बात करें सर फोर्स की, जैसे हम बात करें बेटा फोर्स की, तो अगर आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स को आप लिखोगे सर मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मास कैसा है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है भैया। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि भैया मास तो m होगा, वेलोसिटी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होगी, और डिवाइडेड बाय टाइम तो टाइम होगा। इसको सॉल्व करने पर मास m L1 और t टू द पावर -2, यानी कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक मास चाहिए, एक लेंथ चाहिए और t टू द पावर -2 चाहिए। हो गया रिवीजन खत्म। अब यहां आ जाते हैं सर पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क dw डिवाइडेड बाय dt। अच्छा वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन बड़ा सिंपल सी चीज है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ होता है बेटा। फोर्स हो जाता है सर ml t टू द पावर -2, ये हो जाएगा L, तो वर्क डन का आ जाता है ml² t टू द पावर -2। यही एनर्जी होता है, यही टॉर्क होता है।
ठीक है, यही वर्क डन होता है सारी चीजें। तो यहां पर आप देखोगे सर ml² t टू द पावर -2, लेकिन नीचे एक टाइम एक्स्ट्रा आ गया, तो ये सॉल्व होके आ रहा है सर ml² t टू द पावर -3। समझ में आ रहा है? अब डायमेंशन बहुत सारे क्वांटिटीज के होते हैं बेटा, यू मस्ट हैव सम शीट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस एक साथ देखने को मिल जाते हैं, फोर्स का, पावर का, वेलोसिटी का, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपके पास इस तरह की और भी कई सारी भांति भांति प्रकार के डायमेंशंस बन सकती है। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर आपको बनाना है, एक बात, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ये उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आपने लिखा यहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन, आप फोर्स को लिख सकते थे पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तब भी रिजल्ट सेम आता। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डायमेंशन उस पर डिपेंड नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको सुननी है डायमेंशन से रिलेटेड, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को आपने लिखा है उसमें आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फंडामेंटल है और कौन कौन से नॉन फंडामेंटल है। जैसे फोर्स के केस में मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन नॉन फंडामेंटल है, तो जो नॉन फंडामेंटल है उसको ब्रेक डाउन कर लिया फंडामेंटल की टर्म्स में, और जैसे वो नॉन फंडामेंटल से फंडामेंटल में ब्रेक डाउन हुआ, वेलोसिटी बाय टाइम, फर्दर वेलोसिटी को चाहो तो लेंथ बाय टाइम लिख सकते थे। तो यहां पर जब सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल्स में आ जाती है तो डायमेंशन अपने आप इजी बन जाता है। मैंने क्लास में नोट्स लिखवाए हैं बेटा। डायमेंशन एनालिसिस के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे डिस्टेंस में से कुछ भी जुड़ रहा है या घट रहा है तो वो क्वांटिटी के डायमेंशन भी डिस्टेंस के ही डायमेंशन होंगे। अगर डिस्टेंस में से तुम माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो तो वो क्वांटिटी भी डिस्टेंस होगी और रिजल्ट भी डिस्टेंस ही आएगा, यानी कि यहां पर भी डायमेंशन L होगा। अगर यहां पावर है तो इसकी डायमेंशन, अगर पावर है तो इसकी डायमेंशन भी पावर ही होगी, यहां पर रिजल्ट भी पावर ही डायमेंशन का होगा। कुछ ऐसे अनोखे डायमेंशन। रूल नंबर 2, साइन ऑफ, यहां पर कुछ भी लिखा है ये डायमेंशन लेस होता है बेटा, ये कंप्लीट टर्म भी डायमेंशन लेस होती है बेटा। साइन e टू द पावर समथिंग कुछ भी लिखा ये भी डायमेंशन लेस होता है, कंप्लीट e टू द पावर ये जो कुछ भी लिखा डायमेंशन लेस होता है। उसी प्रकार से यहां पर लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा है वो डायमेंशन लेस होगा, व्हाटएवर, और कंप्लीट लॉग भी डायमेंशन लेस होता है। इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब आप करते हो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो e टू द पावर साइन थीटा या लॉग वाली टर्म्स को आप डिराइव नहीं कर सकते। एक ऐसा फिजिकल फॉर्मूला जिसके पास साइन होगा, e टू द पावर होगी, या फिर आपके पास लॉगरिथमिक टर्म्स होगी, आप उन्हें डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। यह डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्या है बेटा, सबसे बड़ा लिमिटेशन है। फिर एक ऐसा फॉर्मूला जो समेशन के टर्म्स में लिखा हो, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज एडिशन फॉर्मेट में हो या सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं है, आप उन्हें भी डिराइव नहीं कर सकते। ये भी डायमेंशनली डिराइव नहीं हो सकता, ये डायमेंशनली डिराइव नहीं हो सकता। फिर अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर बराबर हो जाते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो, हमें मालूम है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो डायमेंशनली करेक्ट, मैथमेटिकली करेक्ट। लेकिन एक फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस एटी स्क्वायर ये डायमेंशनली सही है लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। हमें समझ आता है इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट it may or may not be correct mathematically, but if something is mathematically correct then it is dimensionally corrected too, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो करके ही रिजल्ट बन रहा होता है। कुछ अपवाद है जैसे डीएन वाला। यूनिट कन्वर्जन में काम आता है बेटा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अगर एक सिस्टम की यूनिट आपको नंबर पता है और उसकी यूनिट पता है तो दूसरे सिस्टम का नंबर किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में कैलकुलेशन की जा सकती है। इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था एमएस टेक्निक, द ब्रिज टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसको यहां पर कर रहे होंगे बेटा। फिर हमने देखा था कि जब भी कभी हम मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके मेजरमेंट में जरूरी नहीं है कि उसके मेजरमेंट एक्यूरेट आ जाए। संभव नहीं है ना, आप लेबोरेटरी में गए, आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिजल्ट आया वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, हम कह नहीं सकते। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100 जितने तुम
यहां पर डेटा कैलकुलेट करते हो तो जितने नंबर ऑफ डेटा आप इंक्रीज करते हो आपकी एरर उतनी कम होती है, लेकिन एरर होती जरूर है। उस एरर को हम यहां पर कहते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। रिप्रेजेंटेशन आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, जहां पर x को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू हम बहुत सारे डेटा का मीन करके ही हम उसे ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। डेल्टा एक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, या फिर हम इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय एक्स होता है, परसेंटेज इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद एरर प्रोपोगेशन के कुछ रूल से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट है उसके एब्सोल्यूट एरर जो है बाकी दोनों क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का सम टोटल होगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। Z is the result of sum total of x plus y या फिर डिफरेंस ऑफ x माइनस y। दोनों ही केस में x और y की जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड हो जाएंगे, बिकॉज एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो रिलेटिव एरर है वो एडिशन हो जाती है बेटा। तो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ रिलेटिव एरर इन एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। और अगर किसी की पावर है, जैसे m की पावर n है, तो पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो रिलेटिव एरर इन y वुड बी ट्वाइस टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन x। ये एक रिजल्ट आप यहां पर बहुत प्यारा ध्यान रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट रिवीजन। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है हम उसको अभी रिवाइज यहां पर एक छोटा सा बस फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। वर्नियर कैलिपर में मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेट करना सिखाई थी। वर्नियर कैलिपर में हमने सीखा था, वर्नियर कैलिपर में हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, तो वर्नियर कैलिपर में हम लोगों ने सीखा था लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है x यहां पर 1 माइनस m डिवाइडेड बाई n, जहां पर x होता है आपका इक्वल टू 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन, m होता है यहां पर आपका मेन स्केल डिवीजन नंबर। ठीक है, मेन स्केल डिविजन्स जो है उसका नंबर होता है, और n जो होता है वो होता है बेटा वर्नियर, है ना, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। n क्या हो जाता है सर आपका नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। इजंट इट एवरीबॉडी, VSD के टोटल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत काम का था। यहां पर हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, तो टोटल रीडिंग TR इज इक्वल टू हम लेते हैं बेटा MSR प्लस हम यहां पर कर रहे होते हैं VSR, जिसको हम लिखते हैं CVSD, इनटू में होता है हमारा यहां पर लिस्ट काउंट। एरर की हम यहां पर बात करते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो एरर हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें माइनस या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो करेक्टेड रीडिंग को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, करेक्टेड रीडिंग को हम लिखेंगे सर MSR प्लस यहां पर आप लिखोगे सर CVSD, इनटू में आप यहां पर लिखोगे सर लिस्ट काउंट, और माइनस आप यहां पर कर दोगे सर जीरो एरर। अब ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव हुई तो टोटल आंसर में से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हुई तो ऐड हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करना है मैंने दिखा रखा है। तो वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का जो लेक्चर है बच्चा, अगर आपने आज तक नहीं देख रखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स इन डिटेल, ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ आ सके। बस केवल रिवीजन है। यहां पर MSR क्या है, मेन स्केल रीडिंग है, दैट इज द मार्क ऑफ मेन स्केल विच इज जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। डिटेल में समझाया हुआ है, वहां देखोगे तो समझ आएगा। CVSD क्या है, मार्क ऑफ वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, तो ये फॉर्मूला आपके सामने रहा। वर्नियर कैलिपर के बाद हम आ जाता है स्क्रू गेज, हमने कल ही खत्म किया है स्क्रू गेज को, फिर भी मैं यहां पर एक बार रिवीजन के तौर पर लिख देता हूं। तो स्क्रू गेज में क्या लिखेंगे सर, स्क्रू गेज में कुछ बातें होती हैं। जब यहां पर आप लिखते हैं टोटल रीडिंग, ठीक है, यहां पर जब आप लिखते हैं टोटल रीडिंग तो इसके पास भी होता है सर MSR प्लस यहां पर होता है सर CC, सर्कुलर, है ना, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, और इनटू में होता है यहां पर इसका लिस्ट काउंट। यहां पर जब आप लिस्ट काउंट की बात कर रहे होते तो वो होता है बेटा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और अगर आप पिच की बात कर रहे होते हैं तो ये होता है बेटा इन जनरल इज इक्वल टू 1 MSD, है ना, 1 MSD बेटा इन जनरल में लिख भी देता हूं, है ना, इन जनरल ऐसा होता है, बट इट मे बी लाइक कि 1 पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस एडवांसेस बाय द सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन मालूम है, कल ही लेक्चर में पढ़ाया था। यहां पर भी जीरो एरर होती है, आपको वो इंफॉर्मेशन कल के लेक्चर से मिल जाएगी। तो दिस इज मोटा मोटा अबाउट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है दोस्तों, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए सवालों पर आ जाते हैं, सवालों के जरिए सीखेंगे। बर्नौली इक्वेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखी है, प्रेशर P हाफ रो V स्क्वायर प्लस यहां पर रो GH इज इक्वल टू K।
P यहां पर प्रेशर है, रो डेंसिटी है और V यहां पर स्पीड है, H यहां पर हाइट है ऑफ द लिक्विड कॉलम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, K कांस्टेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर K इज सेम एज दैट ऑफ, ऑब्वियस बात है अगर ये सारी क्वांटिटी इस तरह से ऐड हो रही है तो ये K जो है ये प्रेशर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? प्रेशर के बराबर होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर होगा। ऑप्शन बी को टिक करते हुए आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अरे भाई प्रेशर और ये के, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ, यानी कि dp बाई dx के बराबर यहां पर आपका के होगा। ठीक है, चलो नाउ यहां पर क्या लिखा? एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, y इज इक्वल टू a साइन के साथ लिखा हुआ है यहां पर bt और माइनस यहां पर आपके पास लिखा cx। अब पूछा है बेटा द डायमेंशन ऑफ b बाई c आर सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ b बाई c, b बटा c क्या होगा? b का डायमेंशन, अच्छा ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए बेटा? डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये पूरी टर्म डायमेंशन लेस होने के लिए होना तो b आपका क्या होना चाहिए बेटा? b होना चाहिए यहां पर 1 बाई टाइम और c होना चाहिए यहां पर आपका 1 बाई x। ऑब्वियस बात है, तो b 1 बाई टाइम यानी कि 1 बाई t होगा, c 1 बाई x यानी कि नीचे 1 बाई x लिखेंगे सर, x डिवाइडेड बाई t, और x डिवाइडेड बाई t का मतलब ये बनेगा वेव वेलोसिटी x बाई t। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम विल बी वेलोसिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये डायमेंशन लेस कब हो सकता है? जब b का डायमेंशन 1 बाय टाइम होगा। अरे तभी तो टाइम से टाइम कैंसिल होगा। c का डायमेंशन 1 बाय x होगा, तभी तो x से x कैंसिल आउट होगा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं बट रिवीजन की क्लास है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूनिटलेस? वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब है dv डिवाइडेड बाय dx, इसका मतलब है dp डिवाइडेड बाय dx, इसका मतलब है सर dx डिवाइडेड बाय dx, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिटलेस हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी, ऊपर नीचे खत्म हो गया मामला, मीटर से मीटर कैंसिल। फोर्स ग्रेडियंट का मतलब होगा, फोर्स ग्रेडियंट का मतलब होगा बेटा df डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, फास्टेस्ट वे में रिवाइज कर रहे हैं। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इनमें से कोई भी डिराइव नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें साइन है, इसमें e टू द पावर है और इसमें समेशन है। ये भी डिराइव नहीं होगा, ये भी डिराइव नहीं होगा और ना ही ये डिराइव होगा। डायमेंशनल एनालिसिस केवल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले रिजल्ट्स को ही डिराइव कर सकती है और साथ ही साथ केवल 3 अननोन को एट ए टाइम कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर कंपेयर करने का तरीका होता है, मास की पावर कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ की पावर कंपेयर कर सकते हैं और टाइम की पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम इन तीनों की पावर को कंपेयर कर रहे होते हैं तो 3 इक्वेशन मिलेंगी और 3 इक्वेशन ही जब आपको मिल रही है तो आप 3 ही अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज अगर हैं तो हम उसे भी डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बस बता देता हूं आप लोगों को नॉलेज के लिए, अगर 3 से ज्यादा अगर डायमेंशंस आपके अननोन है, फिजिकल क्वांटिटीज अगर अननोन अवेलेबल हैं तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं बकिंघम पाई मेथड, बकिंघम पाई थ्योरम बेटा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट, गलत क्या है? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, सही हो सकती है, बिल्कुल सही है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है, गलत भी हो सकती है। एस इक्वल टू ut प्लस एटी को सोचो, ut प्लस एटी स्क्वायर। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट में बी करेक्ट। अब डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन सही हो सकती है। अच्छा, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट बेटा। वो बोल रहा है कि अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट होगी फॉर श्योर, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। जैसे dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट है। तो यहां पर गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो सकता है लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट होगा, तो फिर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है। ठीक, चलिए अब अगला सवाल आ गया। Pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate and the length of the sides of the plate. The maximum error in the measurement of the force and the length are respectively. देखो प्रेशर की अगर हम बात करें बेटा तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और एरिया को आप लिख सकते हैं सर लेंथ का स्क्वायर। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे एरर इन प्रेशर चाहिए बेटा तो वो होगा एरर इन फोर्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा या प्लस हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरर इन लेंथ, हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, तो फोर्स की एरर 4% है लेकिन लेंथ की एरर 2% है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे सर? दिस इज 4%, ये हो जाएगा सर 2 इंटू में 2%, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 8% विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, एरर का क्वेश्चन था, हमने करेक्ट कर लिया। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था,
So which of the following is incorrect? The dimension of a derived quantity is never zero in any of the base quantity. Never zero. बोल रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन किसी भी बेस क्वांटिटी में जीरो नहीं होगा, जबकि जीरो होता है। तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी को टिक कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विच वन इज अ वेक्टर एंड अदर इज अ स्केलर हैविंग द सेम डायमेंशन, फॉर्मूला इज आर, वर्क एंड एनर्जी। टू फिजिकल क्वांटिटी विच वन इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है, एंड अदर इज अ स्केलर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आर, वर्क एंड एनर्जी। वर्क भी स्केलर होता है, एनर्जी भी स्केलर होती है, ये सही जवाब नहीं हुआ। टॉर्क वेक्टर होता है, वर्क स्केलर होता है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। करेक्ट आंसर ये हो गया, आगे बढ़ जाएंगे, बाकी के डायमेंशन आप बना सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन एमकेएस। बेटा यहां पर आपके पास है 0.5, यहां पर लिखा है ग्राम, यहां पर लिखा है सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने 3 बार लिख लिया। ग्राम को कन्वर्ट करना अगर केजी में, ग्राम को अगर कन्वर्ट करना है केजी में, तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा 100। ये हो गया तुम्हारा 1 यहां पर केजी, और ये तीनों तुम्हारे मिलके हो जाएंगे मीटर क्यूब। 100 से ये गया, एक 0 से एक 0 गई, ऊपर तुम्हारा 1000 चला जाएगा, यानी कि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5, ठीक है, 100 केजी पर क्या आ रहा है बेटा मीटर क्यूब, 500 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। डन एवरीबॉडी। चलो यहां पर पूछा है द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी इज। देखो P यहां पर डिपेंड कर रहा है 4 क्वांटिटीज पर। सबसे ज्यादा एरर किस में होगी? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसकी अगर तुमने गलती करी तो उसकी गलती भी उतने पावर से बढ़ जाती है, यानी कि C में यहां पर सबसे ज्यादा एरर होगी, बिकॉज C हैज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने क्लास में किया होता है यार, तो इसको आप जो है ना घर पे डन कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में हम लोगों ने करने का तरीका इसको बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज क्लास माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर स्केल करना, और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन इंश्योर कर सके फिजिक्स में, जहां आपको ये बहुत बड़ा हर्डल लगती है, जहां ये आपके रिजल्ट को बहुत नीचे लेकर आ जाती है, अगर आप इस रिजल्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए मेधावी के प्लस बैच में, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर। यू कैन प्लान फॉर द प्लस, यू कैन प्लान फॉर द आइकॉनिक एज वेल। दोनों ही जगह पर आप मेरे कोड को यूज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ एमएस लाइव एंड फैमिली, एवरीडे डीपीपीज, एमएस मॉड्यूल्स, टू डू टास्क, उसके अलावा आप लोगों के रेगुलर एग्जाम्स, फिर आप लोगों की पूरी प्रॉपर एनालिसिस कि आपको कब, कैसे, क्या, किस तरह से चीजों को करना चाहिए, सो दैट आप लोग नेक्स्ट लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को ले जा सके। 10% डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, लेकिन ये आप लोगों की लाइफ को बदलने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज द बेस्ट एवर थिंग यू कैन हैव। तो अपने बेटरमेंट के लिए आपको एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर आर ढेरों ऑफर्स। अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, या आपके जूनियर्स अगर 9th 10th में अभी हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि 9th 10th में सीबीएसई के साथ नीट यूजी की तैयारी कर सकते हैं। वैसे 81,000 उसकी प्राइस होती है, लेकिन अभी एक स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इसी के अलावा यहां पर फाउंडेशन यानी कि एनटीएससी प्लस नीट यूजी की तैयारी आप कर सकते हैं केवल और केवल 57,576 रुपीज में, यानी कि 2 साल का नहीं 4 साल का सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए में अगर आपको मिल रहा है, तो आप यहां पर अंदाजा लगाइए साल भर का आपको केवल और केवल 12,500 रुपए खर्च करना हो रहा है, और आप अपने लिए सारी चीजें सिक्योर कर सकते हैं। यही सारी चीजें अगर आप चाहते हैं, यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन फ्री बेटा। कॉम्बेट इस बार वेब पर भी होने वाला है, यानी कि आप लोग लैपटॉप पर भी कॉम्बेट को एनरोल करके दे सकते हैं। काफी मजा आने वाला है इस बार, आपको नए तरीके के क्वेश्चंस होंगे, काफी एक्साइटिंग प्राइसेस है, तो डू एनरोल। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So thank you so much for having fun with this session. Do let me know in the comment section कि रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी, और कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस का रिवीजन का मसाला आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए प्लान करता रहूंगा। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।